साथियों नमस्कार। अमन नम्र की बात में आप सभी का स्वागत है। साथियों आज हम बात करेंगे बनारस के सर्व सेवा संघ परिसर के भवनों को ढहाने की। साथियों यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर देश में गांधी की प्रतिमा और गांधी के विचारों का सच बता रही है। हमारे नेता, हमारी सरकारें गांधी की प्रतिमाओं का सम्मान करती नजर आती हैं। देश में ही नहीं, विदेशों में भी गांधी प्रतिमा का सम्मान होता दिख जाता है। पर गांधी के विचारों का क्या? इसके लिए यह तस्वीर फिर से देखिए, बार बार देखिए। बनारस के सर्व सेवा संघ परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने कूड़े के ढेर की तरह बिखरा यह साहित्य गांधी, विनोबा, जयप्रकाश के विचारों का संग्रह है। जिस तरह गांधी के विचारों को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, स्कूली कोर्स से लेकर इतिहास तक में गांधी को विलुप्त करने की कोशिश हो रही है, यह उसी कोशिश की एक दुखद कड़ी है। इस मामले को समझने से पहले एक संदर्भ जरूरी है। एनसीईआरटी की कक्षा 10 की राजनीति शास्त्र की किताब में एक अध्याय है। अगर यह अब तक न हटाया गया हो तो इसे पढ़ा जा सकता है। इसका नाम है सत्ता की साझेदारी। इसी के एक प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह दिया जाता है: सत्ता की साझेदारी के अभाव में शासन कुछ चुनिंदा लोगों की मुट्ठियों में रह जाता है। इससे तानाशाही पनपती है और लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि लोगों के हाथों में सत्ता सौंपना ही लोकतंत्र की मूल भावना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी हर समाज में जरूरी है। यह सब हम नहीं कह रहे, ये एनसीईआरटी की इस किताब का यह पाठ कह रहा है। अब इस कथन को 1975 के आपातकाल के संदर्भ में देखिए। चुनिंदा लोगों की मुट्ठियों में शासन रखने की ही एक कोशिश थी देश में आपातकाल लगाना। लेकिन इस तानाशाही की कोशिश को तब देश की जनता ने जबरदस्त आंदोलन के जरिए उखाड़ फेंका था। जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, और हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा। ऐसे तमाम नारों के साथ पूरा देश लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलित हो उठा था। इसी संपूर्ण क्रांति की एक अहम धुरी के तौर पर उस वक्त बनारस में गंगा के किनारे राजघाट पर बना सर्व सेवा संघ बेहद सक्रिय था। इसी सर्व सेवा संघ के भवनों को आज या कल में बुलडोजर चलाकर ढा दिया जाएगा। गांधी विचारों पर आधारित साहित्य रद्दी के भाव बिकेगा और गांधी के कहने पर बने सर्व सेवा संघ के भवनों का मलबा किसी गड्ढे में डाल दिया जाएगा। पर गांधी किसी भवन, किसी साहित्य या किसी बुलडोजर के मोहताज नहीं है। वे किसी भव्य इमारत में संजोने या उन पर लिखे साहित्य को जलाने या फाड़ने के भी मोहताज नहीं। गांधी जीवन पद्धति है और उन्हें केवल जिया जा सकता है। आज देश को गांधी की प्रतिमा को माला पहनाने की नहीं, गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारों को जीने की जरूरत है। देश केवल उत्तर पूर्व में ही नहीं जल रहा है। हर राज्य, हर जिला जाति, धर्म, संप्रदाय के बंटवारे की राजनीति का दंश झेल रहा है। विकास के नाम पर केवल सड़कें और इमारतें ही नजर आती हैं। सत्य, अहिंसा, करुणा, समानता, भाईचारा जैसे बुनियादी मानव मूल्यों को विकास की अंधी होड़ और दौड़ में कहीं गहरे दफना दिया गया है। आज़ादी के बाद देश को राजनीति नहीं, लोक नीति की जरूरत थी। इस जरूरत को गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही समझ लिया था। इसीलिए गांधी जी ने 2 फरवरी 1948 को सेवाग्राम वर्धा में एक जरूरी बैठक बुलाई थी। गांधी चाहते थे कि देश के बेहतर भविष्य के लिए सर्वोदयी समाज की स्थापना की जाए। इसके लिए सभी अखिल भारत रचनात्मक संस्थाओं को एकजुट कर नया भारत गढ़ने के काम में जुटा जाए। 2 फरवरी को होने वाली इस बेहद अहम बैठक से ठीक 2 दिन पहले, यानी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मार दी। गांधी की हत्या हो गई, पर गांधी विचार जिंदा रहे। गांधी जी की आकांक्षा को पूरा करने के लिए उनके साथी आचार्य विनोबा जी, किशोरी लाल जी मशरूवाला, डॉक्टर जेसी कुमारप्पा,
आचार्य काका साहेब कालेलकर, जयप्रकाश नारायण आदि कई बड़े नेता मार्च 1948 में सेवाग्राम वर्धा में मिले और इसके अगले ही महीने यानी अप्रैल 1948 में अखिल भारत सर्व सेवा संघ ने जन्म लिया। यह 5 संगठनों को मिलकर बनाया गया था। सर्व सेवा संघ का उद्देश्य आजाद भारत में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करना था जो मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों से युक्त सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। इसी तरह सर्व सेवा संघ अपने लिए राजनीतिक सत्ता हासिल करने की होड़ से अलग था। यह लोगों की नीति यानी लोक नीति पर आधारित लोकतंत्र को विकसित करने और स्थापित करने का प्रयास करने वाला था। 1948 में गांधी की प्रेरणा से बनाया गया यह संस्थान उस दौर में संपूर्ण क्रांति और सर्वोदय आंदोलन का प्रेरणा स्रोत ही नहीं था। यह शिक्षण, प्रशिक्षण और आंदोलन से जुड़े साहित्य के प्रकाशन का भी अहम केंद्र था। तब सरकार की तमाम बंदिशों के बावजूद यहाँ से तरुण मन जैसी पत्रिकाएं भी छापी और बांटी जा रही थीं। इन्हीं तमाम कोशिशों का नतीजा था कि 1977 में तानाशाही की बेलगाम कोशिश पर अंकुश लगा दिया गया और इंदिरा गांधी को इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव कराना पड़ा। आखिर इस कहानी की आज क्या प्रासंगिकता है? जरूर है, और बहुत ध्यान देकर इसे जानने की भी जरूरत है। दरअसल आज 48 सालों बाद यकायक देश की राजनीति उस मुकाम पर आ पहुंची है जहां सर्व सेवा संघ को ही गांधी और सर्वोदयी विचारों को दफनाने की मुहिम का एक नया पड़ाव बनाया जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों में ही गांधी विचारों की तरह सर्व सेवा संघ के तमाम भवन भी ध्वस्त कर लिए जाएंगे। आप पूछेंगे कि इसका जेपी के आंदोलन से भला क्या लेना देना? तो इसके लिए चाणक्य का एक सूत्र बड़ा ही प्रासंगिक होगा। वे कहते हैं कि जैसे ही भय आपके करीब आए उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। आखिर यह भय किस बात का है? कहीं यह भय तो नहीं कि अगर फिर से तानाशाही की कोशिश की गई तो 1975 की ही तरह एक बार फिर सर्व सेवा संघ देश में जन आंदोलन की धुरी बन सकता है? ऐसे में इसे जड़ से खत्म करना ही बेहतर होगा। हम आज बहुत आश्चर्यचकित हैं कि जिस जमीन पर गांधी की विरासत के साथ जुड़े विचारों का प्रकाश फैला, जहाँ से 1500 से ज़्यादा किताबें छपीं, जहाँ हमारे जैसे हज़ारों लोगों को प्रशिक्षण मिला, उस ज़मीन को भारत सरकार सत्ता के नशे में अवैध कब्जा बता रही है। आज मैं उस कार्यालय के अंदर के कक्ष में गया जहाँ श्री लाल बहादुर शास्त्री का स्वागत जयप्रकाश नारायण उसी भवन में कर रहे हैं। ये जगह ऐसी रही है जिसने हिंदुस्तान के राष्ट्र निर्माण में योगदान किया है, सर्वधर्म समभाव को फैलाया है, छुआछूत के खिलाफ काम किया है, औरतों को जगाया है, गरीबों की मदद की है। हम आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ध्यान में एक ऐसा नक्शा जमा करने आए हैं जो 1966 में खुद रेल विभाग ने जारी किया था। आपके पहले भी सरकार चली है माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, आपके पहले भी इस देश में शासन रहा है, लोकतांत्रिक शासन, विकास हुआ है, नियम कानून चला है। आपके कर्मचारी पार्टी वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। यहाँ के कलेक्टर साहब, यहाँ के कमिश्नर साहब पार्टी कार्यकर्ता की तरह से काम कर रहे हैं। उनसे निवेदन है कि 11 महीने के बाद इस देश की हवा बदलने वाली है, जांच बैठने वाली है, एक एक गलती का हिसाब लिया जाएगा। इन्होंने अदालत की अवमानना की है, इन्होंने नियमों की अवमानना की है और हमारे बुजुर्गों का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे, इनके नाम पर कीचड़ उछाला है। आज के दौर के ये जो नए शासक हैं ये ज़मीन पर कब्जा करते होंगे। पहले के दौर के जो शासक थे वो तो अपनी ज़मीन दान देने वाले थे, अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर करने वाले थे, तो अपने जैसा उनको न समझें। संभवतः ऐसे ही किसी खतरे को भांपकर सत्ता पक्ष और उससे जुड़े तमाम बौद्धिक वैचारिक संगठनों ने सर्वोदयी संगठनों में घुसपैठ कर उन्हें अंदर से खोखला करने की मुहिम काफ़ी पहले ही शुरू कर दी गई। शायद यही वजह है कि जब सर्व सेवा संघ परिसर के तमाम भवनों पर उन्हें ढहाने का नोटिस लगाया गया तो बहुत हैरानी नहीं हुई। दरअसल सत्ता की सोच
अब उन प्रतीकों को भी ढहा देने की है जो किसी भी तरह लोगों को सत्ता की चुनौती देने की सफल कोशिशों की याद दिलाते हैं। अब एक बार इस विवाद को समझिए। करीब 6 दशक बाद यह सारा विवाद इसलिए सामने आया कि 16 जनवरी 2023 को किसी मोइनुद्दीन की ओर से बनारस सदन के उप जिलाधिकारी की कोर्ट में एक अर्जी डाली गई। इसमें दावा किया गया कि सर्वसेवा संघ की पूरी संपत्ति उत्तर रेलवे की है। शिकायतकर्ता मोइनुद्दीन की इस अर्जी पर न तो कोई पता दर्ज है, न ही फोन नंबर, लेकिन इस शिकायत को तहसील प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया, और इतनी गंभीरता से लिया कि तहसीलदार, एसडीएम से लेकर डीएम तक जांच में जुट गए। इसके बाद लखनऊ स्थित उत्तर रेलवे के सहायक मंडल अभियंता ने बनारस के उप जिलाधिकारी के यहाँ एक केस दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि फर्जीवाड़े से सर्व सेवा संघ ने 12.89 एकड़ जमीन हड़पी है। यानी सर्व सेवा संघ ने 63 बरस पहले बनारस के राजघाट में जिस जमीन का बैनामा कराया था, उसे रेल अफसरों ने कूट रचित दस्तावेज करार दिया। कोर्ट केसों की लड़ाई के बीच 15 मई 2023 को पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने सर्व सेवा संघ परिसर में मौजूद गांधी विद्या संस्थान के कमरों का ताला तोड़कर उसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के हवाले कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मुखिया हैं, जो फिलहाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। इस बीच सर्व सेवा संघ की अपील को तहसीलदार से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट तक ने खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केस खारिज करते समय यह कहा कि यह मामला स्पेशल लीव पिटीशन से नहीं, सिविल सूट से देखा जा सकता है। इसलिए बनारस कोर्ट में याचिका लगाई गई है, पर सुनवाई से पहले पुलिस और बुलडोजर सर्व सेवा संघ परिसर में पहुंच गए। जाहिर है कहीं न कहीं प्रशासन, रेलवे और इनके पीछे की राजनीति की हड़बड़ी साफ नजर आती है। इस मामले में सर्व सेवा संघ के कार्यक्रम समन्वयक राम धीरज कहते हैं कि साक्ष्य के तौर पर हमारे पास रजिस्ट्री के 3 दस्तावेज मौजूद हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संस्तुति के बाद रेलवे ने पूरी कीमत लेकर 12.89 एकड़ जमीन बेची थी। इसके बाद 27 अप्रैल 1961 में 3,240 रुपये और 18 जनवरी 1968 को 4,485 रुपये चालान संख्या 3 और 31 के जरिए स्टेट बैंक में जमा किया गया था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संस्तुति के बाद तत्कालीन रेल मंत्री बाबू जगजीवन राम ने भी जनहित के आधार पर रेलवे की जमीन सर्व सेवा संघ को बेचने की संस्तुति दे दी थी। सर्व सेवा संघ की स्थापना के समय से ही तत्कालीन उद्योग और वाणिज्य मंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी संस्था से जुड़े रहे, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर ये तमाम दस्तावेज सर्व सेवा संघ के पास हैं तो कोर्ट में जमा क्यों नहीं हो रहे हैं? कोर्ट ये क्यों कह रहा है कि मूल दस्तावेजों को पेश न करने की वजह से इस जमीन पर सर्व सेवा संघ का दावा साबित नहीं हो रहा? तो क्या सर्व सेवा संघ के ही कुछ पदाधिकारी ऐसा चाहते हैं कि इसकी जमीन रेलवे वापस ले ले? अगर ऐसा नहीं है तो जमीन के मूल दस्तावेज कहाँ हैं? यह बड़ा सवाल है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह जमीन अगर रेलवे ने ले ली तो सर्व सेवा संघ को और वे तमाम लोग जो इस षड्यंत्र में सरकार या रेलवे के साथ हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उन्हें तो बाद में यह समझ आएगा कि उनका केवल इस्तेमाल किया गया है। तब वे इस बात पर अफसोस करने के अलावा कुछ और नहीं कर पाएंगे कि जब गांधी विचारों पर बनी संस्था को ढहाया जा रहा था तो वे इसे बचाने के बजाय ढहाने वाली ताकतों के साथ खड़े थे। गांधी के वंशज भी मानते हैं कि गांधी ही आज भी दुनिया में भारत की पहचान है। अगर बुद्ध, गांधी, जेपी, विनोबा ही नहीं रहे तो दुनिया में हम भारत को कैसे पहचान दिला पाएंगे? अगर गांधी नहीं तो फिर भारत की पहचान किस चीज से की जाए? यही एक चीज है जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की पहचान, अब अविभाज्य पहचान
कहीं पर भी आप चले जाओ तो हिंदुस्तान और गांधी का नाम एक साथ ही लिया जाए। सर्व सेवा संघ के प्रकाशन ने गांधी, विनोबा, जेपी, जय कृष्णमूर्ति, शिवानंद जैसे लोगों के विचारों को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए उन पर लिखी और उनकी लिखी किताबों के अलावा सर्वोदय, संपूर्ण क्रांति, लोक नीति, ग्राम स्वराज, महिला शक्ति, पर्यावरण, प्राकृतिक चिकित्सा, जैविक खेती आदि विषयों पर हजारों किताबें प्रकाशित की हैं। और इन्हीं किताबों में से बहुत सी आज आप खुले में इसी संस्थान में गांधी की प्रतिमा के सामने बिखरी पड़ी देख सकते हैं। जाहिर है कि अब राजनीति को गांधी के विचारों, गांधी के साहित्य से कोई लगाव नहीं बचा है। ऐसे में अब गांधीवादियों, सर्वोदयी लोगों को सरकार को कम से कम यह सुझाव तो जरूर देना चाहिए कि अगर वे क्रांति और गांधी विचारों के प्रतीक चिन्हों को ढहाना ही चाहते हैं तो वहाँ होने वाले नए निर्माण में कम से कम एक छोटा सा संग्रहालय जरूर बनाएं जिसमें लिखा हो निर्माण 1948, विध्वंस 2023। इस संग्रहालय में गांधी विचार से जुड़े इस शीर्ष संगठन के हिस्से रहे नेताओं की फोटो, उनकी किताबें, उनके लेख आदि भी होने चाहिए। इनमें महात्मा गांधी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, आचार्य विनोबा भावे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जयप्रकाश नारायण, जेसी कुमारप्पा, आचार्य राममूर्ति, अच्युत पटवर्धन, नारायण देसाई, विमला ठक्कर, निर्मला देशपांडे, कृष्णराज मेहता, शंकर राव देव जैसी तमाम हस्तियां जरूर शामिल की जाएं। विश्वविख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर E.M. शुमाकर की किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल भी इसका हिस्सा होनी चाहिए जो उन्होंने यही लिखी थी। साथियों, आपने हमारी यह पूरी बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराए जाने रे। वैष्णव जन